औसत के बारे में बात करेंगे। शुरू करो भाई। ठीक है, टॉपिक का नाम है औसत। अच्छा, औसत के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ जोड़ के उसको भाग दे दिया जाए, वही औसत है ना। औसत निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में तुम सब जोड़ के भाग दे दोगे तो औसत आ जाएगा। औसत के बहुत सारे वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। ढेर सारी वैरायटी हमने सिंपल वे में कवर करने की कोशिश की है। कितने प्रश्न हैं? कुल 30 हैं शायद, है ना। 30 प्रश्न हैं। इसमें आप नोटिस करेंगे, लास्ट से पलटिए, सीट को लास्ट से देखना शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि हर एक वैरायटी के प्रश्न आपको देखना शुरू होंगे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। पूरी वैरायटी, बड़ा आसान प्रश्न है ना। पीपीटी पहले से रेडी थी तो हमने सोचा इसी को हम लोग पहले देख लेते हैं। जगह पर्याप्त है ना लिखने भर उसमें? हाँ ठीक है। तो चलिए भाई, औसत के बारे में बात करते हैं। जो भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया कि औसत का मतलब होता है सर संख्याओं का योग, है ना। मतलब कितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए किससे? हाँ, संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए, ये औसत है। ये पहली बार हम लोगों ने कक्षा 5 में पढ़ा था, है ना। कक्षा 5 में पहली बार इस फार्मूले को हमने देखा था। तो ये वही दिलचस्पी लाने के लिए, याद दिलाने के लिए हमने इसको रखा है। फिलहाल के लिए चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अब कैसे पढ़ना होता है औसत को। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करना चाहता था, 2, 4, 6, 8 और 10। अभी अभी हम लोगों ने बोला है क्या कि औसत बराबर सर होता है संख्याओं का योग। मतलब पूरी संख्या को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए किससे? कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो अगर हम इसको जोड़ो तो देखिए, यहाँ से मैं बोल सकता था 6 4 8 2 और ये 10, कुल मिला के कितना? 30 और डिवाइड बाई कितना? 1 2 3 4 5, और इससे हम भाग दे देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा अपना एवरेज। तो ये तो होगी बात फार्मूले की। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये संख्याएं जो हमने लिखा है इसको हमने क्रमागत लिखा है। सम संख्या की सीरीज दिख रही है, 2 4 6 8 10 12 14। या फिर ये संख्याएं ऐसी रहती 1 2 3 4 5 लगातार भी हो सकती हैं, या फिर सीरीज ऐसे भी बन सकती है 3 5 7, है ना। विषम संख्या की सीरीज भी हो सकती है। जब ये संख्याएं आपको क्रमागत तरीके की दिख जाए, मतलब एक ही टाइप की दिखें, क्रमागत हो जाए, चाहे वो सम की सीरीज हो, विषम की सीरीज हो, या लगातार 1 2 3 4 5 6 नंबर की सीरीज हो, ऐसे प्रश्नों में औसत निकालते समय हम लोग एक काम करते हैं, हम कुछ और अप्रोच के बारे में सोचते हैं। और अप्रोच क्या हो सकता है भाई? एक काम कर लो, पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ो। तो आप कहोगे सर 2 + 10, और 2 संख्याएं ही हमने ली है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो औसत कितना आया? तो हमको पूरा न जोड़ के कितना जोड़ना पड़ा? पहली संख्या और लास्ट संख्या और 2 ही से भाग दे दिया क्योंकि 2 संख्या थी। औसत फिर भी उतना आया। मतलब अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो बड़ी, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, पहले और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भी हमारा क्या निकल के आएगा? औसत आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक अप्रोच हम और सोचना चाहते थे इसमें। जब क्रमागत की ही बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, 1 2 3 4 5 संख्याएँ हैं। अगर मैं 2 संख्या इधर निकाल दूँ, 2 संख्या इधर निकाल दूँ, तो बीच वाला भी तो औसत हो जाएगा। तो इतना ना सोच के हम ये भी तो बोल सकते थे सर कि बीच वाला क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो बीच वाली संख्या औसत। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर बीच में संख्या ना हो तो क्या करें? जैसे 1 प्लस, या फिर 1 2 3 करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। ये हमने 3 संख्याएं ली है, सॉरी 4 संख्याएं ली है। औसत निकालने का तरीका तो ये, एक तरीका ये हो गया कि भाई सबको जोड़ दीजिए। 4 1 5 5 10 बटे 2, 10 बटे 4। 10 बटे 4 का मतलब कितना? 2.5, 2.5। पहला फार्मूला वाला तरीका। एक तरीका ये हो गया कि 4 और 1 5, 5 बटे 2, फिर भी 2.5। अब इसमें तो बीच में 2 इधर निकाल देंगे, 2 उधर निकाल देंगे तो बीच में कुछ बचेगी नहीं। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप लोग कि 2 और 3 के जस्ट बीच में कौन सा नंबर आता है?
2.5 आता है ना। तो ज़रूरी नहीं कि दिखे, न दिखेगा तो भी हम लोग औसत निकाल लेंगे जब क्रमागत रहे। हम 2.5 इसको बोल देंगे क्योंकि इसके बीच में जस्ट यही नंबर आता है। अब नंबर लाइन थोड़ी पढ़ाना शुरू कर देंगे इसके लिए आपको कि बीच में ही क्यों है 2.5, लेकिन फ़िलहाल इतना बात तो हम लोग समझ ही लेते हैं। अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात थी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ें आप लोग ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई? 293। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर नज़र खराब हो तो डॉक्टर इलाज करेगा, अगर नज़रिया खराब हो तो टीचर, है ना। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखो आप लोग कैसे सोच सकते हो इस प्रश्न को। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे इसके, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं इस क्वेश्चन को ये बोल रहा था कि हम कुछ संख्या लिख रहे हैं। कितनी है भाई संख्याएं? 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, है ना। इसके बारे में ध्यान करिए कि विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो हम आपके समझाने के तौर पे हम एक संख्या ले रहे हैं x, तो x + 2। अभी हम क्या करने वाले हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप प्रश्न को छोड़ दीजिए। x + 4, x + 6, x + 8। हमने कुल कितनी संख्याएं ली हैं यहाँ पे? 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर x के जगह पे कोई विषम संख्या, जैसे मैं 1 ले लूँ x के जगह पे, तो जैसे ही ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? ये क्या किसकी सीरीज बनी? विषम की बनी ना। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता, क्योंकि 3 भी विषम है, तो ये क्या हो जाता? ये क्या फिर भी विषम की सीरीज। मतलब x के जगह पे कोई भी एक विषम नंबर मान ले तो वो विषम की सीरीज बन जाएगी। अगर हम फार्मूले वाले तरीके के अप्रोच के बारे में बात करें आपसे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर फार्मूले वाले अप्रोच के बारे में बात करें तो हम क्या करते? हम इसको जोड़ देते सभी संख्याओं को जोड़ के, चूँकि 5 संख्याएँ थी तो हम 5 से भाग दे देते और हमें पता चल जाता कितना है, कुल औसत कितना है। x की हम वैल्यू निकाल लेते कि x का मान कितना है, कोई दिक्कत की बात ही ना होती यहाँ पे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि भाई हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये तो सोचने समझने वाली आप कर सकते हैं। इसमें अब क्या करना है, x जोड़ दीजिए, नंबर को इधर उधर करके सॉल्व कर लीजिए। करना कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं हम आपसे। एग्जाम में कैसे किया जाए इसको। देखो एक बात हमने एग्जाम्पल के तौर पे जब बताई थी तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि सर जो संख्या औसत के बारे में बात कर रहा है ना, औसत हमेशा संख्याओं के बीचों बीच आता है ना। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। इसमें दिया है 293। ये क्या है? एवरेज है ना। क्वेश्चन के हिसाब से 293 क्या है? एवरेज है। अच्छा ये 5 विषम संख्या नहीं है, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। अगर 5 लगातार विषम संख्याएं हैं तो अगर मैं बात करूँ ये एवरेज है तो इसके बाद वाली कौन विषम संख्या रहे होगी? 200। इसके बाद वाली क्या रहे होगी? 297 ना, क्योंकि बड़ी इधर जाएगी। अच्छा छोटी के बारे में बात करें तो इससे पहले क्या रहा होगा? 291। इसके पहले क्या रहा होगा? 289। कुल 5 संख्याएं हो गई। अब 5 संख्या हो गई तो यही तो एवरेज बनेगा, इन्हीं 5 संख्या होगा, एवरेज ये संख्या हो सकती है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा है, सबसे छोटी बताइए और सबसे बड़ी बताइए। कोई एक पूछता है एग्जाम में, है ना, अपने से हमने कर दिया है। अगर बड़ी पूछो तो इस तरफ भाग जाइए, छोटी पूछो तो इस तरीके से भाग जाइए। मैक्सिमम 5 या 7 संख्याओं का पूछेगा। अगर छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी? बड़ी पूछेगा तो कभी कभी बढ़िया लेवल का प्रश्न जब बनेगा तो बोलेगा छोटी और बड़ी संख्याओं का सम बताइए। छोटी संख्या निकाल लिया, बड़ी संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए, सम हो गया, है ना। बोल देगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 293 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम बताइए, योग बताइए। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं, तो जोड़ देंगे तो योग निकल जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो मेन मुद्दा है कि पता कैसे चले कि कौन सा नंबर है, बस। अच्छा कौन कौन सी वैरायटी बुक से आपकी छूट गई है? कमीशन वाले क्वेश्चन डाल दिया है क्या उसमें?
कमीशन डाले ही ना होंगे क्योंकि कमीशन आता नहीं है, तो बुक में भी आपके कमीशन के क्वेश्चन ना होंगे। हमने तो कभी नहीं देखे SSC GD में कमीशन के क्वेश्चन, एक आक आ गया हो कभी रेयर केस में, वो अलग मुद्दा है। इसके बारे में आप लोग से हम जानना चाहते थे कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। भाई सिंपल सी बात है कि अगर औसत 26 बोला है अर्थात सबसे बीच में यही नंबर रहा होगा, तो 26 इसका क्या है, औसत है। ठीक है, अगर हम बड़ी पूछता तो इधर की ओर जाते हैं, तो सम संख्या की सीरीज है तो 26 के बाद क्या आएगा, 28 के बाद क्या आएगा, 30। अगर छोटी पूछेगा तो इससे घटाएंगे तो कितना, 24 और 22, तो छोटी वाली ये हो जाएगी और बड़ी के बारे में बात किया जाए तो 30 हो जाएगा। सम पूछता तो 22 और 30 जोड़ देते 52 हो जाता। थोड़ा चेंज पे है ना, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव दिखेगा। हाँ, वो आपका हमने सुधरवा दिया है, हमने देखा था ना, तो यहाँ पे 9 होगा, है ना, यहाँ पे 9 होगा, हमने आपका सुधरवा दिया है। 9 संख्याओं का औसत 87 है। गुड, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपने कर लिया, बहुत सब लोग कर देंगे, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो सब लोग कर देंगे इसको गुणा भाग करके। मैं बेसिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि करना कैसे होता है एग्जाम में। ये 3-4 क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट थोड़े से लग सकते हैं, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 87 दिया गया है। तो पहले हम 9 लाइन इस तरीके से खींचते हैं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मान लीजिए यही 9 संख्याएं थी। ठीक है, यही वो 9 संख्याएं थी जिनका औसत कितना दिया गया था, 87 दिया गया था। अब हमें नहीं पता थी कि वो कौन सी संख्याएं थी, तो 9 संख्याओं का औसत 87, हमने माना कि यही सब वो 9 संख्याएं हैं। अब हम संख्या ढूंढने के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, तो हमने बोला कि 9 संख्याओं का औसत 87 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 3 संख्या कौन, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 79। ठीक है भाई, अगले 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो अगले 5 मतलब इसी 3 के बाद की संख्या 5 जो आएगी यहाँ तक, इसका है 93। अभी हम बेसिक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 97 कहाँ, 89, और 5 का कितना, 93, और इसका कितना दिया गया है, टोटल 9 का, तीनों चारों बातें क्लियर हैं। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मेरा मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए क्लास में आप लोग 5 लोग हो, हमने बोला कि इस कक्षा का जो औसत स्टूडेंटों का वज़न का औसत है वो 50 किलो है ना। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 5 लोग, तो इनका औसत वज़न 50 किलो है। मतलब औसत वज़न का मतलब लगभग सभी लोग 50 किलो के हैं। तो औसत वज़न का मतलब हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है 45 के हों, तो कुछ 55 के हों। ओवरऑल हमने बोल दिया कितने के हैं। तो औसत का मतलब होता है सभी स्टूडेंट का वज़न कितना, 50 किलो लगभग मान लिया गया। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत है। तो भाई एक संख्या का लगभग इतना है, तो 3 संख्याओं का कितना, हम इसी में 3 का सम निकालने के लिए कि कुल कितना वजन। मैं बोल रहा हूँ कि इस कक्षा का औसत 5 लोग हैं, जैसे 50 वजन है और वजन का औसत, तो मैं पूछूँ कि पूरे कक्षा का औसत कितना है, तो 5 × 5 = 25 है ना, 250 किलो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक संख्याओं का मतलब औसत 79 है, तो 3 संख्याओं पे कितना हो जाएगा, अगर हम कुल के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, 79 × 3, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 9 = 27 का 7 हासिल कितना 2, और 7 × 3 = 21, 2 = 23। मतलब कुल किसका वजन है भाई, औसत, हाँ ठीक है, संख्याओं का ही औसत है 200 कितना 33। अगले 5 संख्याओं का औसत कितना है, 93। अब ये 93 औसत है, लेकिन कितनी संख्याओं पे, 5 संख्याओं पे। तो इसका गुणा करके सम निकाल रहे होंगे हम लोग। तो देखिए 5 × 3 = 15 और 9 × 5 = 45, 45 और 1 = 46, यही आएगा ना। ठीक है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कुल सम इतना, अगले 5 संख्याओं का सम इतना। लेकिन ये जो औसत दिया था 87, ये पूरी का था, तो ये 9 संख्याओं का था, तो 9 पे हम कर लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 है ना, 9 × 8 = 72, 72 × 6 = 78।
देखिए 9 संख्याओं का कुल सम 783, प्रथम 8 संख्याओं का अब ये वाला बचा है, यही वाला बचा है ना, तो इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा कितना, 702। अच्छा टोटल का हमने निकाला तो 783 और 8 का निकाला तो 702, ये अंतर क्यों आया, क्योंकि इसको हमने तो काउंट ही नहीं किया। अंतर कितने का आया, इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा ना। तो ये तो बात हो गई भाई सोचने समझने वाली कि हम पूरा कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। जब बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे आप लोग, है ना। अभी हम आपको तरीका बताते हैं कि इसको आसानी से कैसे कर दिया जाए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। भाई टोटल 9 संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल एवरेज था कितना था 87, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया था 79। अगले 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया था 93, ठीक है। ओवरऑल जो औसत कितना था 87। अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहता था, ध्यान से बताइएगा सोच के, कि प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है ओवरऑल औसत से ज़्यादा है कि कम है। प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है ओवरऑल औसत से कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है, कितना कम है, 8 कम है। अरे 87 में से 79 घटाओगे तो कितना जाएगा 8, तो -8। तो अगर औसत 8 कम तो कितनी संख्याओं पे ये कम है, 3 संख्याओं पे, तो कितना हो जाएगा 24 की कमी आई। अच्छा अगले 5 संख्याओं पे औसत ओवरऑल औसत से कम की ज़्यादा, ज़्यादा कितना ज़्यादा 93 है ना, यहाँ पे 97 हमने लिख दिया है, 93 है। कितना ज़्यादा है 3 और 3 6 ज़्यादा है। तो औसत प्लस का मतलब 6 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे 5 संख्याओं पे, तो कुल कितना ज़्यादा है 30। तो इस 5 संख्याओं पे औसत 30 ज़्यादा, इस पे 24 कम। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल कितने की कमी है, वृद्धि हुई भाई, तो +6 की। भाई इन दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो क्या आएगा 6 ही तो आएगा। तो जैसे एक बाइक होती है उसमें एक होता है न्यूट्रल, जिसे हम लोग देहाती में न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। भाई उसमें 2 गियर अगर आगे जाओगे तो न्यूट्रल करने के लिए पीछे आना पड़ेगा उतना, या फिर ज़्यादा कर दिया तो न्यूट्रल करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्लस का 6 है, जब बराबर के बाहर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा 81। और यही आपका क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं था, मैं ये दिखाना चाहता था कि कैलकुलेशन आपको डराने के लिए दिए जाते हैं कई दफ़ा। 8 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल औसत कितना था 21,896। कितना खतरनाक नंबर दिया आपके सामने, औसत इतना बड़ा हो गया। अब गुणा भाग करने लगते हैं कुछ लोग, तो मुश्किल तो होगा ना जब गुणा भाग करने लग जाओगे तो। अब बताओ प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 21,893। अभी देखना मैं क्या क्या स्किप करना बताऊंगा आपको इसमें। और अगले 4 संख्याओं का 21,898। एक बात बताऊं, अगर हमें करना होता ना तो मैं शुरू को 218 सब में दिख रहा था, मैं इसको ऐसे ही काट देता। अब देखो यहाँ पे गलत लिख दिया है क्या हमने, 1218 होगा। यहाँ भी देखो 218 तो कॉमन ही दिख रहा है। ओवरऑल हम इसको काउंट कर लेंगे, फालतू में हम ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे, या पूरा भी काउंट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है इस नंबर से ये संख्या कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है 3 कम है, तो -3 क्योंकि कम है। अच्छा कितनी संख्याओं पे 3 संख्याओं पे, तो ओवरऑल क्या -9। ये वाली संख्या इससे क्या है 2 ज़्यादा है, कितनी संख्याओं पे 4 संख्याओं पे, तो भाई +2 है लेकिन 4 संख्याओं पे, तो क्या हुआ 4 संख्याओं पे तो 8 हो गया बराबर।
ओवरऑल ये -9 + 8 माइनस का कितना, अरे माइनस का 1, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, इसी में बस प्लस का 1 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 21, 8, 9, 7। आ रही ना बात समझ में? हाँ, मैं बता रहा हूँ यही टाइप थोड़ा सा खतरनाक लगेगा आपको, 3-4 क्वेश्चन आने वाले, उसके बाद सब आसान लगेंगे, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न दिया गया है कि एक कार्यालय में 20 मजदूरों का औसत वेतन जोड़ प्रति माह रुपये 1900 है। 20 मजदूरों का औसत वेतन लगभग कितना है, 1900 है। यदि प्रबंधक का, इसमें का होना चाहिए था, तुम्हारे में शायद बनवा दिया है, प्रबंधक का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन प्रति माह कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। तो प्रबंधक का वार्षिक वेतन बताइए। देखो यहाँ पे सारी बातें प्रति माह में, सारी बातें प्रति माह में, और पूछा क्या, प्रबंधक का वार्षिक वेतन। इसको भी ध्यान देना होता है, नहीं गलती हो जाती है कई दफ़ा सब कुछ करने के बाद। अब देखिए 20 मजदूर हैं, ट्वेंटी वर्कर हैं, और इसी में क्या है, एक अगर मैनेजर आ जाए, पूरा मत सॉल्व करो, तो औसत वेतन क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मैनेजर ना होता तो औसत वेतन कितना मजदूरों का 1900, इसके अपेक्षा कितना कम रहता, मैं ये बोल रहा था एक कम नहीं, 1000 कम ना, 100 कम। भाई अगर ये मैनेजर ना होता तो 20 वर्कर का, 20 मजदूरों का औसत वेतन 1900 होता, एक इसमें क्या आ गए मैनेजर साहब, तो औसत कितना हो गया, 100 हो गया। तो 20 वर्कर ही केवल रहे होते, मैनेजर ना होता, तो इस 2000 के अपेक्षा वर्करों का वेतन कितना कम रहा होता, 100 कम रहा होता। तो 100 की क्या रही होती, कमी रही होती, कितने मजदूरों पे, 20 मजदूरों पे, बराबर कितना 2000, लेकिन माइनस का 2000 इधर जाएगा तो प्लस का 2000, कुल कितना, और इतना ही करके हम लोग जल्दी से आगे भाग जाते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। हमने मजदूर मैनेजर साहब का तो निकाल दिया 4, लेकिन ये माही प्रतिमाह की बात हो रही थी ना, आपसे पूछ क्या लिया है, वार्षिक, तो 12 से हमको गुणा भी करना पड़ेगा, इसका भी ध्यान दीजिए। तो 12 से हम इसमें गुणा करेंगे तो मैनेजर साहब का वेतन कहाँ पहुँचेगा, 48,000 पहुँचेगा। मंथली पूछता तो ठीक था, ये थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के पूछ लिया, यहाँ वार्षिक लगाने की वजह से मामला गड़बड़ हो गया सब, तो 48,000 हो जाएगा। कन्फ्यूजन होगा तो पूछते जाना थोड़ा सा, है ना। बस 2-3 क्वेश्चन और तुम लोग झेल जाओ किसी तरीके से, उसके बाद फिर समझ में आना शुरू हो जाता है, फिर मामला सही है। कहने को खतरनाक टॉपिक, यही टाइप के कुछ बनते हैं थोड़े से। अगले प्रश्न को देखिए भाई, बोला है कि 24 विद्यार्थी और कक्षा शिक्षक मतलब क्लास टीचर की औसत आयु 16 वर्ष है, 24 स्टूडेंट हैं, प्लस क्लास टीचर भी हैं एक, औसत आयु 16 साल है। ठीक है, यदि कक्षा शिक्षक की आयु को वांछित रखा जाए तो औसत 1, मतलब क्लास टीचर ना रहें, केवल 24 कौन रहें, स्टूडेंट ही रहें, तो औसत आयु कितना, तो औसत आयु 1 वर्ष कम होने का मतलब 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बेसिक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 24 और 1 कुल कितना, 25 लोगों का औसत आयु 16। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें 25 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि 25 लोग हैं, बराबर जो भी आए, और 24 स्टूडेंट हैं, 15 औसत, तो 24 का गुणा इसमें कर लीजिए। ये बेसिक मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें 24 का कर लीजिए गुणा, यहाँ 25 करना था ना,
यहाँ 25 का गुणा कर लीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150, ठीक है, और 25 से कम 25, 10, 35, 5, 40, 400 आ जाएगा। और यहाँ पे 24 पंचे कितना होता है, 120, 360। तो अंतर कितने का आया, यहाँ पे औसत देखिए, यहाँ पे 360 ही है, यहाँ पे 400, क्योंकि यहाँ पे 25 लोग थे, यहाँ पे 24 लोग थे। एक कौन व्यक्ति एक्स्ट्रा था, क्लास टीचर। तो ये जो 40 का अंतर आया, यही तो टीचर की आए थे, इसी की वजह से चेंज हो रहे थे। तो 40 साल ये क्या था, टीचर का औसत था। लेकिन अगर जैसे अभी हम बता रहे थे, ये तो हो गया बेसिक की बात, करना कैसे है इसको, हम इसके बारे में बात करते हैं आपसे, ध्यान से समझिएगा। विज्ञान के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो 24 स्टूडेंट थे, एक क्लास टीचर था, टोटल आयु कितना था, 16 वर्ष। ये क्लास टीचर ना होता तो स्टूडेंटों का औसत आयु 1 साल कम होता, 1 साल कम होता मतलब कितना होता, 15। तो स्टूडेंटों का जो औसत था इससे 1 कम होता, तो कमी हो जाती। एक की कितने स्टूडेंट पे, तो ओवरऑल -24, इधर जाएगा तो +24, 40, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किसी कक्षा में 34 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि देखिए किसी कक्षा में 34 स्टूडेंट हैं, 14 वर्ष आयु है, यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए, यदि एक मतलब एक टीचर भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। मतलब औसत आयु कुल मिलाकर दोनों को मिला दिया जाए तो 15 वर्ष। ये ना होता तो 1 साल कम, मतलब 34 स्टूडेंटों पे 1 की कमी, है ना, 34 पे 1 की कमी, तो कुल कितने की कमी, 34 की, है ना। इधर जाएगा जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 49। इसको लिख मिटा के लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कई तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। यहाँ पे 34 जोड़ लीजिए, तब 49 लीजिए। वही जो सेम प्रश्न था इसके पीछे वाला, वही है, लाइन बदल गई है, ऊपर की नीचे हो गई है ना। देखो यक्ष संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 3x है। यदि प्रत्येक संख्या में x - 1 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं पूछूं कि सर इसका एवरेज कितना होगा, तो अब आप लोग काबिल हो चुके हैं कि तुरंत बोल देंगे कितना, 6। औसत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर सभी नंबरों में 1 जोड़ दीजिए। इधर देखो ध्यान से, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। हर जगह पे 1 हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं आपसे। तो ये कितना संख्या हो जाएगी जोड़ने के बाद, 3, ये कितना हो जाएगी, 5, 7, 9, 11। अब मैं आपसे जानना चाहता था कि ये जो नई संख्या आई है इसका औसत कितना, 7। एक चीज़ नोटिस किए, अगर हम संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी 1 बढ़ रहा है, संख्याएं भी 1 बढ़ रही हैं। मतलब किसी चीज़ को अगर जोड़ा जाएगा तो जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही एवरेज पे भी प्रभाव पड़ेगा। आ रही ना बात समझ में, संख्या भी 1 बढ़ रही है, एवरेज भी केवल 1 ही बढ़ रहा है। मतलब जितनी संख्या में आप जितना जोड़ेंगे उतना ही एवरेज पे प्रभाव पड़ेगा, या एवरेज में जितना जोड़ देंगे उतना ही संख्या पे प्रभाव पड़ जाएगा। मैथमेटिक्स में 4 चीज़ें ज़्यादा होती, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, यही 4 संक्रियाएँ होती हैं भाई। प्लस होगा तो एवरेज में प्लस कर देना, माइनस होगा तो एवरेज में माइनस कर देना, गुणा होगा तो एवरेज में गुणा कर देना, भाग होगा तो भाग कर देना। अगर मैं इसी में ये बोल देता आपको, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या इसी प्रश्न में ये शब्द बोलता आपसे
कि हर जगह मैं एक एक घटाना चाहता था, -1 -1 -1 -1 -1, तो ये क्या होता 1 3, तो एवरेज भी कितना आ जाएगा 5। तो अगर हमने घटा दिया तो एवरेज भी घट गया, एक एक संख्या में घटाए तो एक एवरेज में घट गया। तो किसी संख्या में कुछ जोड़ने की बात की जाए तो एवरेज में सिर्फ उतना जोड़ दीजिए, कुछ घटाने की बात करें तो एवरेज में उतना घटा दीजिए, कुछ गुणा करने की बात करें तो उतना गुणा कर दीजिए, भाग करने की बात करें तो उतने से भाग कर दीजिए, बात खत्म होती है। अब आ जाइए इस प्रश्न पे। प्रश्न देखने में खतरनाक था लेकिन कुछ था ही नहीं। अब देखिए x संख्याओं का औसत 3x है, औसत कितना है 3x है। यदि प्रत्येक संख्या में से x - 1 को घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। हम औसत में ही घटा लेते हैं, औसत पता चल जाए मैं पूरी संख्या से क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा x में से घटा दूंगा, अच्छा औसत में से 3x में से घटा देंगे किसको, x - 1 को, तो 3x - x प्लस 1 है ना। तो 3x और -x कितना 2x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, बस बात खत्म। आया ना मामला समझ में। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, देखिए उसको ध्यान से। प्रश्न आपसे ये बोला है कि 40 संख्याओं का औसत 405 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं क्यों ढूंढने जाऊं कि 40 संख्याएं क्या हैं, मैं डायरेक्ट औसत को 15 से भाग दे दूंगा, औसत निकल आएगा, बात खत्म है ना। इस प्रश्न में क्या करना है आपको, अगर बात समझ में आई है तो 405 भागे 15 डायरेक्ट हम औसत में भाग दे रहे होंगे और आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 15 दूनी कितना 30, 10 बचा 105, 15 सत्ते 27, यही नया औसत हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत होगा, है ना। यहाँ आप वाले में भी सर करेक्शन नहीं होगा, ये गलत ही होगा, सुधार लीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या करोगे, जोड़ करके भाग कहाँ देना है इसमें। 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो औसत में भी 8 से गुणा किया जाए। 21 × 8 करो, बात खत्म ना। हाँ 21 × 8 बात खत्म होती है। तो 21, क्योंकि भाई प्रत्येक संख्या में जितना चेंज आएगा उतना औसत पे भी चेंज आएगा, यही तो बता रहा था ना हम। तो इसमें 8 से गुणा करिए। एक हेडिंग बना ले सकते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे लगातार, है ना। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे तो आप रफ में नहीं औसत चाल, क्या हो रहा है सब। औसत चाल, ठीक है। अब ये एवरेज स्पीड से रिलेट करेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन जो भी हों। प्रश्न को करने से पहले कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया क्या गया है कि ए और बी के बीच की नियत दूरी का मतलब फिक्स दूरी है जो भी है। एक आदमी 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, अच्छा वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो पूछ रहा है कि कुल दूरी तय करने में उसका औसत चाल क्या है, स्पीड बताइए, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे हम, 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा और इसको हमने ए नाम दिया, इसको बी बोला, ठीक है। ये 2 पॉइंट है ए और बी। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से यहाँ की ओर चला, ए से बी की ओर बढ़ा। अब ए से बी की ओर जब ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, नहीं इस प्रश्न को छोड़ो भी, इस पे हम आप लोग अपने से कर लेंगे ये सब क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए वो 20 किलोमीटर
20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया जाते वक्त, है ना। एक आदमी ए से, पहले इसको समझिए, ये तो हो ही जाएगा। ए से बी की दूरी पे जा रहा है, जब ये नियत दूरी है, मतलब यहाँ से ए के बीच की दूरी फिक्स है, तो ए से बी की ओर जाते समय वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया। अच्छा, लौटते वक्त बी से ए की ओर वो लौट रहा है और लौटते वक्त वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से लौटा। तो आपसे पूछेगा फाइंड एवरेज स्पीड। उसी टाइप का प्रश्न है कि नहीं है? सेम प्रश्न है, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेगा। अगर ये बात हमको पता होती कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है तो हम निकाल लेते। हमें सबसे बड़ी बात यही नहीं पता है कि ए से बी के बीच की दूरी है कितनी। तो ए से बी के बीच की दूरी जब हमको नहीं पता है तो हम ए से बी के बीच की दूरी को कुछ मान लेंगे, और मानेंगे अपने मन से नहीं। हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमेशा हमारी कोशिश ये होगी कि हम 15 और 20 का मल्टीपल लें, कोई जो कट जाए, एलसीएम ले लें। कितना आ जाएगा? 15 और 60 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या लीजिए, बड़ी भी ले सकते हैं आप, है ना। 60 आएगा तो 60 आ जाएगा। तो हम मान लेंगे कुल दूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। कुल दूरी को हमने 60 किलोमीटर घोषित कर दिया। अच्छा, ये बताइए, ए से बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हमने अपने से बना दिया। इसको जाते वक्त 20 के स्पीड से गया है, तो 60 किलोमीटर मान लीजिए आप। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर आप कितने घंटे में जा रहे हैं। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर जाना है। तो इसका मतलब अगर हम इसी से भाग दे दें तो बात बन जाएगा। अरे बराबर दूरी बटे चाल बराबर समय निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो यहीं से हम बोलेंगे कि 60 को अगर हम 20 से भाग दे दें तो कितना समय लगेगा यहाँ से जाने में, यहाँ तक वो निकल जाएगा। तो 20 से अब 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा? कहने का मतलब 3 घंटे लगे होंगे ए से बी तक पहुँचने में। अच्छा, बी से ए पे जाने में 15 की स्पीड से आया है, 60 किलोमीटर चला है, तो कितना समय लगा होगा? 4 घंटा। तो कुल मिला के 60 किलोमीटर की दूरी थी, 3 किलोमीटर जाने में लगा है, 4 किलोमीटर आने में, कुल मिला के कितना लगा? 7। इसी से भाग दे देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया है। एक चीज़ जानते हो गड़बड़ क्या हुआ है? हम यहाँ से गए हैं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आए भी हैं, तो 60 किलोमीटर गया भी 60 किलोमीटर, तो दूरी कितना चली? 120 किलोमीटर हो गया ना। 60 गया भी 60 आया भी, तो 60 का या तो आप गुणा करिए या तो डायरेक्ट 120 लिख दीजिए यहाँ पे अपने हिसाब से। 120 और 120 किलोमीटर आप चल रहे हैं 7 घंटे में, है ना। इसको भाग दे दीजिए, वही अपना क्या हो जाएगा? ठीक है, कितना आ रहा है बताइए? 17.11 जो भी है किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप समझने का प्रयास करें बहुत आसान है। अब देखिए प्रश्न क्या बन रहा है। ए से बी के बीच की दूरी है, नियत है। एक व्यक्ति ए से चला बी की ओर कितने किलोमीटर प्रति घंटा से? बी से ए पे गया। अच्छा, ये पुनः चला, पुनः आया कहाँ पे? बी, ए से बी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। अरे 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना? 60 है ना। लेकिन एक बार गया, फिर यहाँ आया 2, फिर यहाँ पे गया 3, तो ये जो पार्टिकुलर दूरी थी ए से बी के बीच की कितनी बार तय की गई? 3 बार ना। एक बार गया, फिर वापस आया, फिर यहीं पे गया, तो 3 दूरी ये चला। तो 60 इसका हमने एलसीएम निकाला, 20, 15, तो 60 गुणे कितना? 60 गुणे 3 भाई, क्योंकि ये दूरी 3 बार चली गई है। डिवाइड बाई, अच्छा 15 के स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो 4, 20 से कितनी बार? 30 से कितनी बार? 2, है ना। तो ये वाला 9 आ जाएगा। 180 बटे
9, तो 9 दूनी 18 मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रही ना बात समझ में? हाँ, इधर देखिए, एक वर्गाकार एरिया है, मान लीजिए वर्गाकार क्षेत्रफल, मान लीजिए कुछ भी बना दीजिए, एक वर्गाकार पार्क बोल दीजिए, ABCD कुछ भी दे सकता है प्रश्न में, है ना। ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब एक वर्ग है ABCD, इस तरीके का प्रश्न भी बनता है। अच्छा, एक व्यक्ति क्या करता है, ये कांड करना शुरू करता है, A से B की ओर दौड़ेगा। A से B की ओर एक आदमी, मतलब A से प्रारंभ किया यहाँ से और इधर की ओर भागना शुरू किया। कितने स्पीड से? मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, आदमी थोड़ी भाग पाएगा। अच्छा, B से C की ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब B से C की दूरी कितने में चलता है? अच्छा, एक बात बताओ, ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है तो A से B के बीच की दूरी जितना रहेगी उतना ही B से C की रहेगी, क्योंकि वर्गाकार क्षेत्रफल में भाई चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो A से B की ओर 100 किलोमीटर की स्पीड से गया, B से C में कितना गया? 200 किलोमीटर। दूरी उतना ही है, स्पीड बढ़ा दिया है ना, मतलब दूरी फिक्स है। अच्छा, यहाँ से C से D की ओर ये मान लीजिए 400 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया, स्पीड से पर आवर, और D से E की ओर वो 800 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गया। तो आपको बताना था कि एवरेज स्पीड क्या होगी। 100, 800, 400 और 200 का एलसीएम कितना? 800, है ना। एलसीएम हो जाएगा 800। तो एलसीएम के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो एलसीएम हो गया टोटल 800। इसी को हम दूरी मान लेंगे, इसी को हम लोग क्या मानेंगे? दूरी। तो ये 800 किलोमीटर की दूरी A से B के बीच की है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 800। तो यहाँ से यहाँ भी 800, हर सब 800। तो ये 800 मीटर की दूरी, 800 किलोमीटर की दूरी कुल 4 बार इस्तेमाल करेगी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी? 3200 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताइए, 800 किलोमीटर की दूरी अगर ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा तो कितने घंटे लग जाएंगे? हाँ, 8 घंटे। 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा 800 किलोमीटर, तो 4 घंटे। 400 के स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे, और 800 के स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे। तो कुल कितना समय लगा? 4, 8, 4, 12, 13, 14 और 15, 8, 4, 12, 3, 15। तो ये 3200 किलोमीटर इतने से जाएगा, तो कुल कितने से जाएगा ये आपको बताना था। ठीक है, कितना आ रहा? 200। अब तो डर लगता है तुम लोग जो बोलते हो लिखने से, 1-2 बार हमने रिस्क लिया है शुरुआती से पढ़ा रहे थे तो, है ना। सही आ रहा है ना सबका? हाँ, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा बोला है कि A और B के बीच की नियत दूरी, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह आदमी उसी दूरी को वापसी में 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो कुल दूरी बताइए, ठीक तो है? 4 3 12 240 बटे हो गया ना। अब आइए प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। देखो, एक ही दूरी फिक्स दूरी है। मैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा, ये एवरेज वाला चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट होता है इसलिए केवल है ना। स्पीड टाइम में मैं बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को। लेकिन देखो, दूरी फिक्स है, वही दूरी जाता किससे है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। आता किससे है? 30 किलोमीटर से। तो 40 और 30 से कटने वाली कोई संख्या कितना? 120। मतलब दूरी कितना है कुल? 120। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा
तो कितना समय लेगा? 3 घंटे प्लस अगर 30 से जाएगा तो, लेकिन 120 किलोमीटर की दूरी जाएगा और आएगा भी, तो गुणा किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 बार वो दूरी तय हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी, यही कहानी थी जो हमें सुनानी थी। 120 दूना 240 बटे 7, 34.2। हैं 20, 15 और 10, 20, 15 और 10 सुधार लीजिए। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर है ना तीनों दूरी, और तीनों भागों क्रमशः 20, 15 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उस व्यक्ति द्वारा कुल दूरी तय करने में औसत चाल निकालें। बोलो भाई, 20, 15, 10, 20 कितना? 20 बट मतलब 20 तो 60 होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। कैसा चल रहा है भाई मामला? तो ये टोटल हो जाएगा 60, 3 बराबर भागों में, इसलिए 3 से 180 गुणा भी। लेकिन देखिए 20 से 60 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेगा? 3 प्लस 15 से 4 और 10 से जाएगा तो 6। 180 डिवाइड बाई कितना? 6, 4, 10, 3, 13। ये होगा आंसर। कितना आ रहा? 13 कम 13, 50, 13 चौक 52, नहीं 13 तिया 39, 13 सही कुछ। ठीक है। मीटर भाई 18 किलोमीटर की दूरी अगर 6 किलोमीटर की प्रति घंटा के चाल से जाओगे तो कितने समय लगेंगे? 3 प्लस 16 किलोमीटर 8 की स्पीड से जा रहे हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे, प्लस 30 किलोमीटर 6 की स्पीड से जाओगे तो 5, उसको जोड़ के इससे भाग दे दीजिए जोड़ के, बस यही तो होगा ना। 64 डिवाइड बाई 10। पीछे बड़ा गहन चिंतन कर रहे हो, क्या बात है? नहीं आया समझ में? कम आया? देखो इधर ध्यान से, ये बोला है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 18 किलोमीटर चलने में 6 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेगा। 16 किलोमीटर 2 घंटे, 8 घंटे की स्पीड से कितना लगेगा? 2। 30 किलोमीटर 6 की स्पीड से तो 5, बस यही तो किया है। हाँ है ना। 2400 इसका एलसीएम हो जाएगा, गुणे क्योंकि 4 बार ये तय करेगा क्योंकि वर्गाकार है, डिवाइड बाई 200 से 24 कितनी बार? 12 घंटे में, प्लस 400 से 6 घंटे प्लस 8 से 24। ये रहा आंसर इसका। 4 से 4 काट भी सकते थे लेकिन 24, 12 6 18, 18 6 24। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन है। 12 6 18, 18 19 20 21 21, अच्छा 25 आ रहा है, हम तो 24 आएगा मामला। करो जल्दी से, ये भी कट जाएगा, ये भी तो कट रहा है 25 से। देखो 25 चौको 100 होता है, तो 24 चौको 96, 96 गुणे 4, ये रहा आंसर। 4 छंग 24, 9 चौक 36, 36 37 38।
ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम पूर्णांक है तो उनका औसत क्या है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, क्यूट सा प्रश्न इसे बोल सकते हैं आप लोग। कौन होगा ऑप्शन? एक विषम संख्या है, 3 5 7 9 कहाँ गया? ठीक है, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। अब अगर हम इसका औसत आपसे पूछें 5 तो 5, तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई यही वाला प्रश्न ये है, हम ए को क्या मान लिए हैं, बी को क्या मान लिए हैं, सी डी और ई, इनका मान हो गया। औसत आप बोल रहे हो 5 है, तो औसत 5 कब आएगा? देखो ए बी सी डी का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे, सब गुणा में है, 5 से भाग दे देंगे, गलत हो जाएगा, ये भी फार्मूले से गलत जा रहा है। अगर 5 औसत होना चाहिए और ए का मान 1 रखेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। औसत है कितना, 5। अगर ऑप्शन नंबर ए में ए का मान यहाँ पे 1 है ना, 1 रखें तो 4 और 1 5, औसत भी 5, मतलब आंसर भी आंसर। हाँ तभी तो, क्योंकि यहाँ पे हम मान लिए हैं 5, तो उसको 5 बनाना है ना, तो ए का मान वहाँ पे रखिए।